Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss the remaining reactions of alkenes. अभी तक हम लोगों ने अल्कीन्स के रिएक्शंस आई थिंक सो 6 तक है, क्योंकि नंबर 7 अगर आज आप लोग स्टडी करने जा रहे हो तो नंबर 6 तक आप लोगों ने स्टडी कर ली है। ठीक है जी, वन बाय वन उस सब रिएक्शंस में आप लोगों ने जो पॉइंट्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए। ठीक है जी, आज का जो रिएक्शन है वो आप क्या पढ़ने जा रहे हो, एडिशन ऑफ दैट इज द ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू एन अल्कीन इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस। ठीक है जी, कैसे होगा कि हमारे पास इसमें जो रिएजेंट ऐड हो रहा होगा वो क्या होगा, आपके पास वो ओजोन होगा, O3 का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है जी, हमने क्या करना है, अल्कीन्स में O3 के मॉलिक्यूल को ऐड करना है और इसके अंदर आपके पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें आपके पास दो आपके पास क्या है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। एक आपके पास मोलोजोनाइड एंड सेकंड वन ओजोनाइड। ठीक है जी, ये क्या है आपके पास कि आपके पास जो अल्कीन था, अल्कीन में जब ओजोन मॉलिक्यूल की एडिशन होती है तो आपके पास क्या, इसका जो पाई बॉन्ड है आपके पास अल्कीन का, वो क्या करेगा, आपके पास इस ओजोन के मॉलिक्यूल को अपने अंदर अटैच करवाएगा। ठीक है जी, तो इस आपके पास देखिए क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड था आपके पास, इसी अल्कीन के मॉलिक्यूल को आप लोग जब मैकेनिज्म शो करवाते हो तो इस तरह से खोल के लिखते हो ओपन स्ट्रक्चर, ताकि आपको जो डबल बॉन्ड है वो क्लियरली शो हो। ठीक है जी, तो ये देखिए सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन, जब हमने इसमें O3 ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड किया तो आपके पास क्या हुआ है, आपके पास सिंपली अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है ये टूटा है और एज अ रिजल्ट आपके पास ये O3 का मॉलिक्यूल आके इन दोनों कार्बन के साथ अटैच हुआ है। ये देखें, इन दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड टूट गया और ये O3 का मॉलिक्यूल आके आपके पास O3 का मॉलिक्यूल आके आपके पास अटैच हुआ है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मोलोजोनाइड। अब ये जो स्ट्रक्चर है मोलोजोनाइड का आपके पास, ये क्या होता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ड्यू टू दिस इसकी क्या होती है, आपके पास रीअरेंजमेंट होती है और आपके पास क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है आपके पास जिसका क्या नाम है, ओजोनाइड। ठीक है जी, ओजोनाइड में क्या हुआ आपके पास, कि मोलोजोनाइड में क्या था कि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था दरमियान में वो आपका ब्रेक होता है और आपके पास यहाँ से आपके पास वो बॉन्ड ब्रेक होके इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में आ गया एंड दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसफर टू दी अपर साइड। ठीक है जी, तो ये देखिए आपके पास कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों वो वाला बॉन्ड ब्रेक होके इन दो ऑक्सीजन के दरमियान में, और जो थर्ड ऑक्सीजन था ये हमारा ऊपर की तरफ चला गया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओजोनाइड स्ट्रक्चर। अगेन ये ओजोनाइड का स्ट्रक्चर भी आपके पास क्या है, ये आपके पास अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आपके पास क्या, इसमें अगेन इसकी रीअरेंजमेंट होती है और हम कहते हैं ये जो ओजोनाइड का स्ट्रक्चर है इसकी रिडक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। ठीक है जी, ओजोनोलाइसिस में पहले क्या हुआ, अल्कीन के मॉलिक्यूल में ओजोन को ऐड किया, O3 को ऐड किया, फर्स्ट स्टेप में मोलोजोनाइड फॉर्म हुआ, सेकेंड स्टेप में मोलोजोनाइड की रीअरेंजमेंट हुई और ओजोनाइड की फॉर्मेशन हुई। मोलोजोनाइड ओजोनाइड स्ट्रक्चर्स बोथ आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि इस ओजोनाइड स्ट्रक्चर की आपके पास क्या है, इसकी रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक, और आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये रिडक्शन आपके पास क्या करती है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रोडक्शन करती है। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से थे, आपने पढ़ा था जिसमें C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है जी, और आपने पढ़ा था मोस्टली दैट आर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है जी, अब हम देखते हैं आगे ओजोनाइड की रिडक्शन कैसे हो रही है। तो ओजोनाइड की रिडक्शन कैसे होगी, दिस वन, ये आपका क्या ओजोनाइड था ना, इसमें हमने कहा था सी, यहाँ कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड खत्म हो गया, ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बना, दिस इज ओजोनाइड। इसकी हमने क्या करवाया, फर्स्ट वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके यूज होंगे, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा कि आपके पास ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं
ये इस ऑक्सीजन को कैप्चर करेंगे, ये टॉप वाला ऑक्सीजन है। एज अ रिजल्ट देखिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये बनेगा साइड प्रोडक्ट। और यहाँ से देखिए जो मैंने आपके लिए डॉटेड स्ट्रक्चर शो करवाया हुआ है, यहाँ से आपके पास बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और एक साइड पे क्या होगा, ये H C, ये भी H, दिस ऑक्सीजन विल कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड इनटू डबल बॉन्ड O। तो ये देखिए आपके पास HCH डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड। एक मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हुआ, ये भी क्या है HCH, हमने कहा डबल बॉन्ड O लग जाएगा, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगी और आपके पास जिंक की ऑक्साइड मिलेगी आपको और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस, जिसमें पहले मोलोजोनाइड बनता है, देन ओजोनाइड बनता है, देन उसकी रिडक्शन होती है और आपके पास कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है आपके पास जी कि जो कार्बन एटम है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज होता है, वो आपके पास कार्बोनाइल के C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या था, ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म था आपके पास। कल आप लोगों ने जब आप लोगों ने हेलोजिनेशन का रिएक्शन पढ़ा था तो वहां पे आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था कि जो आपके पास हेलोजिनेशन है वो किससे यूज होती है आपके पास, दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डबल बॉन्ड। ठीक है जी, इंडिकेशन के लिए कि आपके पास अगर आपका कोई कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके इंडिकेशन के लिए आप लोग कौन सा रिएक्शन यूज करते हो, हेलोजिनेशन का। ओजोनोलाइसिस को कहाँ यूज करते हो, ओजोनोलाइसिस को उस डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन यूज करते हैं। मतलब कि वो कौन सी कार्बन कार्बन की पोजीशन पर डबल बॉन्ड लोकेटेड है उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओजोनोलाइसिस को यूज करते हैं। और डबल बॉन्ड अगर उसमें प्रेजेंट है उसकी इंडिकेशन करवानी है तो हम हेलोजिनेशन को यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास था क्या, दैट वाज दी ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन। नेक्स्ट ये आपके पास एक होम टास्क है, आपके पास मैंने आपको क्या किया हुआ, एक अल्कीन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें आपने बिल्कुल एज इट इज जैसे ओजोनोलाइसिस के रिएक्शंस आप लोगों ने किए हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही स्टेप वाइज उनको फॉलो करते हुए आपने मैकेनिज्म के साथ इसका प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है जी। इसी तरह जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसमें आप लोगों ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करके इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखना है, जैसे मैंने अल्कीन का लिखा है तो आप आसानी से इसका मैकेनिज्म लिख सको। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन अल्कीन्स का क्या है आपके पास, दैट इज दी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है आपके पास, पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं जी, मोनोमर्स। वो आपके पास मोनोमर्स क्या करेंगे, वो कंबाइन होंगे और एज अ रिजल्ट आपके पास एक लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। देखें आपके पास क्या होगा पॉलीमराइजेशन में, कि हमारे पास स्मॉल यूनिट्स जिनको हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए आपके पास, दे विल कंबाइन एंड गिव यू अ प्रोडक्ट दैट इज लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, उसकी नेचर कैसी होगी, लार्ज होगी, आपके पास बड़े कंपाउंड्स होंगे आपके पास। ठीक है जी, दैट कंपाउंड दैट लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पॉलीमर। ठीक है जी। तो द प्रोसेस जिसमें पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जो सब्सटेंसेस लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। और मोनोमर्स क्या है जी आपके पास, मोनोमर्स आपकी स्मॉल यूनिट्स हैं जो कंबाइन होती हैं और रिजल्टिंगली आपको पॉलीमर की फॉर्मेशन मिलती है। अब अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन को इथीन में या अल्कीन्स में डिस्कस करें तो हम कैसे करेंगे कि ये देखिए आपके पास अल्कीन सिंपलेस्ट इथीन का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। ठीक है जी, प्रेशर कितना आप लोग इसमें प्रोवाइड करोगे, 100 एटमॉस्फेयर,
हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा आपके पास। रिएक्शन कंडीशंस भी आपने लर्न करनी है कि कौन सी कंडीशंस हैं टेम्परेचर, प्रेशर की, या आपके पास कोई और कैटलिस्ट वहां पे अगर प्रेजेंट है, रिएजेंट प्रेजेंट है, तो आपके पास रिएक्शन कब होगा। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन भी हमने कहा स्मॉल यूनिट। तो ये देखिए जी, ये इथीन का एक यूनिट है, उन्होंने पीछे एन लिखा हुआ है, एन नंबर्स आपके पास, कि एन आपके पास वेरी कर सकता है, आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, एन नंबर आपके पास। ठीक, अब ये देखिए हमने कहा जब ये इथीन का मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा आपके पास या रिएक्शन देगा, तो रिएक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि अल्कीन में आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, तो रिएक्टिव कौन सा पार्ट है, पाई बॉन्ड का। तो इस पाई बॉन्ड ने क्या करना है आपके पास, टूटना है, और एज अ रिजल्ट देखेंगे आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी, अगेन देखें आपके पास यहाँ पे क्या शो कर रहा है ब्रैकेट में आपको स्मॉल एन। ठीक है, ये वेरी कर सकता है नंबर। अगर यहाँ पे मेरे पास आपके पास 3 यूनिट्स आपके पास इथीन की मौजूद है, तो यहाँ पे अगेन वो क्या है, 3 यूनिट्स कंबाइन होगी, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब मैनी। तो देखिए ये इथीन का मॉलिक्यूल, इथीन का मोनोमर, दिस इज पोलीइथीन। पोली मतलब मैनी, तो दिस पोलीइथीन इज कॉल्ड एज लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पॉलीमर। ठीक है जी, सिंपली बस क्या हुआ आपके पास, जो आपका मोनोमर था उसका डबल बॉन्ड टूटा, और आपका जो पॉलीमर था उसमें कार्बन कार्बन, क्योंकि आपको पता है कार्बन कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लिंकेज करता है, एज अ रिजल्ट कि आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो इस टॉपिक में जो पॉलीमराइजेशन का टॉपिक है, आपने ये जो पॉलीमर्स हैं इनके जो डिफरेंट नेम्स हैं इनको आपने लर्न करना है, वो एमसीक्यूज के हवाले से हो या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, आपने उसको लर्न अच्छे से करना है। ठीक है, तो दिस पॉलीथीन, और इसको पॉलीइथाइलीन भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका जो इथीन है उसका दूसरा नाम इथाइलीन है। ठीक है जी, नेक्स्ट वो आपको रिएक्शन कंडीशंस बता रहा है कि जो पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है आपके पास, वो आपके पास जब होगा तो जो कैटलिस्ट होंगे वो कौन कौन से यूज करने हैं। तो ये 2 कैटलिस्ट हैं आपके पास जो आप लोग यूज करते हो। दिस प्रेशर कंडीशंस 400 डिग्री टेम्परेचर है आपका, और एज अ रिजल्ट आपको पॉलीथीन और पॉलीइथाइलीन की फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी, ये आपके रिएक्शंस थे, अल्कीन्स के रिएक्शंस। 8 आपने टोटल रिएक्शंस पढ़े हैं, जिसमें से ये पॉलीमराइजेशन का, ओजोनोलाइसिस का, एपॉक्साइड का, हेलोजिनेशन, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट इन देयर ओन वे। ठीक है, इन सबको आपने लर्न करना है। नेक्स्ट आपके पास ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपके पास, इसमें भी आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि आपके पास नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स की एग्जांपल्स दी गई हैं। नेचुरल कौन से आपके पास पॉलीमर्स हैं कि जिनका सोर्स आपके पास क्या है, लिविंग है आपके पास। ठीक है, और सिंथेटिक कौन सा आपके पास, सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जिनमें आपके पास आपका मैन मेड थोड़ी इन्वॉल्वमेंट आती है आपके पास। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो आप लोग सिंथेसाइज करते हो, that are called as synthetic products। ठीक है जी, तो ये देखिए आपके पास वो प्रोटीन, स्टार्च, these all are polymers। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है आपके पास, अमाइनो एसिड्स, एंड अगेन वो आपको बता रहा है इसकी सोर्स के कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपके पास कंबाइन कर दिया आपके पास, ये पॉलीक्लोरोइथीन, पॉलीक्लोरोइथीन, पोली का मतलब मैनी, दैट्स व्हाई हम उसको पॉलीमर की कैटेगरी में फॉल करवा रहे हैं आपके पास। इसी तरह पॉलीक्लोरोइथीन का दूसरा नाम क्या है आपके पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, जिसको आपने ऐसे ही कैपिटल में रिप्रेजेंट करना है। पॉलीक्लोरोइथीन का मोनोमर क्या है जी, क्लोरोइथीन। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे मिलते हैं आपके पास, ये आपको ज्यादातर आपके पास फैब्रिक कोटिंग्स आपकी होगी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होगी, या टॉयज वगैरह में आपके पास इसका यूजेज आता है। ठीक है, इसी तरह पॉलीफिनाइल इथीन, पॉलीफिनाइल इथीन आपके पास क्या है, पॉलीमर है। इसका मोनोमर क्या होगा, पॉली के वर्ड को हटा दो तो जो पीछे आपका नेम बचता है कंपाउंड का, दैट इज द नेम ऑफ योर मोनोमर। ठीक है जी, तो देखो फिनाइल इथीन क्या है,
मोनोमर का नाम है आपके पास। पोली का वर्ड अटैच कर दो, इसका मतलब वो पॉलीमर का नेम हो गया। ठीक है जी, तो ये ब्रैकेट्स लगी हुई है, इसका मतलब है ये दोनों नेम्स एक ही पॉलीमर के हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? नेक्स्ट आपके पास है कंजुगेशन, जो इससे पहले भी आप लोग काफी दफा पढ़ते हुए आए हो कि कंजुगेशन क्या है आपके पास। आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड्स को बार बार डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो हमने कहा कि जो कंजुगेशन होती है, हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है आपके पास, कि हम कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है, एक्चुअली इस कंजुगेशन के वर्ड का मतलब क्या होता है? कंजुगेशन इज योर लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या है? लिंक टुगेदर। ठीक है जी, लेकिन केमिस्ट्री में आप इसको स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको कहाँ यूज करते हो आप लोग? जहां पे आप लोग अपने पी ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हो। ठीक है जी, आपके पास क्या है कि आपके पास जो आपके पास एस ऑर्बिटल है आपका, वो आपके पास बॉन्डिंग करके क्या देगा? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। लेकिन जो पी सिस्टम है आपके पास, पी सिस्टम इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है जी, और जो कंजुगेशन का फिनोमिना है वो भी आप किसके लिए डिस्कस करते हो? फॉर दी पाई बॉन्ड्स, स्पेसिफिकली पी सिस्टम। और पी सिस्टम में भी, पी ऑर्बिटल में भी आपका फोकस किस में होता है? अगर आपने कंजुगेशन को स्टडी करना है तो दैट इज योर पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है जी, कंजुगेशन के हवाले से देखें, ये आपके पास है क्या है हमारे पास, कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हम लोग कंजुगेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कंजुगेशन का मतलब क्या? मैंने कहा आपके पास स्पेसिफिकली आपने पी ऑर्बिटल्स को देखना है। पी ऑर्बिटल में भी स्पेसिफिकली आपने किसको देखना है? अपनी पाई बॉन्डिंग को देखना है आपने। ठीक है जी, तो आपने कहा कंजुगेशन होती है जितने भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें अगर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या था? सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट पोजीशन, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, तो अगर ऐसी पोजीशन पे किसी भी मॉलिक्यूल में आपके पास डबल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, या वो वाले पी ऑर्बिटल्स जो आपके पास पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपके पास ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दी वन जिसमें हमारे पास कम पाई बॉन्ड्स हैं, कम पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है जी, अब कंजुगेशन में आपके पास तीन तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक आपके पास होता है आइसोलेटेड, एक आपके पास वर्ड है क्यूमुलेटेड, एक आपके पास वर्ड है कंजुगेटेड। ठीक है जी, अगर आप पाई बॉन्ड्स की बात करते हो, पी ऑर्बिटल्स की बात करते हो, और वो वाला पी ऑर्बिटल पी सिस्टम जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इथीन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को देखें तो ये जो जितनी भी डायग्राम्स आपके पास ये बनी हुई है पी सिस्टम को शो करवा रही हैं, इसमें जो ये ब्लू कलर है ये आपके पास किसको शो करवा रहा है? आपके पास पाई बॉन्ड को। तो देखें ये इथीन का मॉलिक्यूल, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करूं आपके पास, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओनली सिंगल डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड है इसमें ना, तो ये उन्होंने ब्लू के साथ शो करवाया हुआ आपको, दिस इज, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर प्रोपीन में चले तो आपके पास अगेन वन डबल बॉन्ड, तो ये ब्लू के साथ उन्होंने शो करवाया हुआ है वन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखें प्रोपाडाइन, वन टू, प्रोपाडाइन में कितने डबल बॉन्ड्स हैं आपके पास? टू डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड्स है ना, मतलब कि पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कौन इन्वॉल्व है? आपका पी सिस्टम। तो कितने आपके पास हुए? टू पाई बॉन्ड्स, मतलब टू पी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। दिस ब्लू आपके पास शो इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे दो है। इसी तरह से ऑनवर्ड आप देखिएगा हर अपने मॉलिक्यूल का जिसमें आपने पी सिस्टम को इंडिकेट करना है, तो आप लोग जो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहे हैं आपके पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल, number of p orbitals involved in the formation of pi bond। ठीक है, अब हमने कहा कि आपके पास जब कंजुगेशन को डिस्कस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमने कहा आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड टाइप कौन सी होती है?
आइसोलेटेड टाइप वो है कि जिस मॉलिक्यूल में ओनली आपके पास वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे देखें ये प्रोपीन है, इसको मैंने आइसोलेटेड की कैटेगरी में फॉलो करवाया, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। इसी तरह इथीन है, इसमें भी सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, पूरे मॉलिक्यूल में है ही एक डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये आइसोलेटेड की कैटेगरी में फॉल करता है। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है हमारे पास पी सिस्टम की या कंजुगेटेड सिस्टम की? दैट इज क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड का मतलब कि आपके पास जो एडजेसेंट कार्बन की पोजीशंस होंगी दे विल हैविंग डबल बॉन्ड। तो ये देखिए क्यूमुलेटेड यहाँ पे आ रहा है, ये मेरे पास एग्जांपल थी प्रोपीन की। तो देखिए अगर मैं इन दोनों कार्बन को लूं तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए ना, साइड वाले कार्बन, दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये एडजेसेंट है, दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशंस पे होंगे, एडजेसेंट कार्बन पे होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्यूमुलेटेड टाइप स्ट्रक्चर कहते हो, ठीक है, जिसमें पाई बॉन्ड्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। एक पढ़ा आपने आइसोलेटेड, जिसमें आपने कहा था कि पूरे कंपाउंड में है ही सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड में आपने क्या कहा कि आपका जो पूरा कंपाउंड है उसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन वो डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन्स में प्रेजेंट होंगे। So that structure will be called as cumulated type, जिसमें p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है लेकिन एडजेसेंट पोजीशंस पे। थर्ड टाइप आपके पास कौन सी है? दैट इज कंजुगेटेड। कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा है? तो कंजुगेटेड आपने पहले भी लर्न किया हुआ है कि कंजुगेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो p ऑर्बिटल्स हैं दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अल्टरनेट पोजीशन पे। ये देखें, डबल, सिंगल, फिर डबल, अगर कोई और होगा लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की तरफ में फिर डबल सिंगल, अल्टरनेट पोजीशन, जैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर में होता है आपके पास। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज कंजुगेटेड सिस्टम। इन सब सिस्टम में आपके पास क्या है? आइसोलेटेड हो, चाहे वो क्यूमुलेटेड हो, चाहे वो कंजुगेटेड हो, सब में हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? आपके पास पी सिस्टम को, और पी ऑर्बिटल वो वाला जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये कंजुगेशन आपके पास अल्कीन्स की स्टेबिलिटी में कैसे हेल्पफुल होती है? तो ये देखिए ऑनवर्ड आपने सारे स्ट्रक्चर्स को देख लेना है, इसको आपने अच्छे से देखना है कि कौन सा सिस्टम कंजुगेटेड है, कौन सा सिस्टम आइसोलेटेड है। ये वाला स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरह से इसलिए आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, इसमें वो आपको पी सिस्टम, इसकी हेडिंग देखें आप ऊपर, वो आपको पी सिस्टम शो करवाना चाह रहा है कि आपके पास जो क्या होता था, पाई बॉन्ड बनता कैसे था? साइडवेज ओवरलैप से, हाफ अबव हाफ बिलो द न्यूक्लियाई आपके पास क्या होती थी? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। तो ये एक्चुअली आपको शो करवाना चाह रहे हैं कि जैसे अगर मैं 1,4 पेंटाडाइन का नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, जो नॉर्मल आप लोग कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो उसमें जहां पे डबल बॉन्ड होगा, देखें ये कार्बन, ये कार्बन, देन दिस वन कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, 5 कार्बन होंगे आपके पास। क्योंकि ये आइसोलेटेड है, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा आपके पास और एक इस फोर्थ पोजीशन पे होगा, ठीक है जी। तो दिस इज दी आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड में भी आपके पास जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड में होना है, बस उसमें ये कंडीशन खत्म हो जाएगी कि कंजुगेटेड में जैसे हमने कहा था अल्टरनेट पोजीशन पे होना, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड में एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, एडजेसेंट कार्बन पोजीशन पे। लेकिन अब जैसे देखें, ये इसको मैं आइसोलेटेड की कैटेगरी में फॉल करवा रही हूँ, लेकिन इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हैं, लेकिन वो डबल बॉन्ड ना ही तो एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, ना ही अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे हैं, दोनों कैटेगरी से निकल रहे हैं, क्यूमुलेटेड की भी, कंजुगेटेड की भी। तो दैट्स मीन कि वो आइसोलेटेड की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने इसको, ये आपके पास पी ऑर्बिटल को ड्रॉ करके दिखा रहे हैं इस तरह से, तो आपने भी इसको ऐसे ही लर्न करना है, पी ऑर्बिटल शो करवाना है आप। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर हम लोग कंजुगेशन को देखें विद द रिजल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, तो हम क्या कहते हैं आपके पास कि जितनी ज्यादा किसी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होगी, कंजुगेशन का मतलब कि उसमें एक्स्ट्रा पी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं,
तो जितने ज्यादा पी बॉन्डिंग इंटरेक्शन इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा आपका जो सिस्टम है या जो कंपाउंड है उसकी स्टेबलाइजेशन इंक्रीज करेगी. फर्स्ट पॉइंट, द मोर द कंजुगेशन, more will be the p bonding interactions. As a result, more will be the stabilization of the resulting compound. ठीक है जी, तो ये आपके पास है आपका कंजुगेशन. ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है क्विक क्विज के, जिसको आप लोगों ने देखना है. ये बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं. डेफिनेशन के साथ एक आध एग्जांपल आपने इसकी प्रोवाइड कर देनी है. बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आप लोगों ने, जहाँ पे मैंने आपको मार्कोनिकोव रूल, जहाँ पे मैंने दिखाया था आपको और मैंने आपको कार्बोकेटाइन बताया था, उस लेक्चर से आपने इसको टैली करना है और बताना है कि दोनों में से कौन सा आइन ज्यादा स्टेबल होगा और एज अ रिजल्ट मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा आपके पास. तो आपने देखो, आप कहते थे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपके पास दो तरह के कार्बोकेटाइन्स बन रहे थे, एक टर्शरी था और एक सेकेंडरी था. क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल था तो आप कहोगे कि टर्शरी स्टेबल. सेकेंड पार्ट, जो कैटाइन स्टेबल होता है उसी पे नेक्स्ट आके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और रिजल्टिंग आपको आपका मेजर प्रोडक्ट मिलता है. हेलोजिनेशन में आपने कहा था ना कि आपके पास क्या है, आपने सिंपल रिप्लेस करना है हाइड्रोजन को. अल्कीन्स आपके पास क्या दे रहे थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है, तो आपने कहा कि आपके पास मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे अपना मेजर प्रोडक्ट इंडिकेट करना है अपने उस लेक्चर को ओपन करके जहाँ पे हमने मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन की थी. अब हम चलते हैं ऊपर, आपके पास आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जहाँ पे लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं. और ये भी आपने लर्न करनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. जैसे जैसे फर्दर आप लोग चैप्टर्स में मूव करते जाओगे वहां पे ये वाले वर्ड्स आपके यूज होंगे. इससे पहले भी लेक्चर्स में काफी दफा यूज हुए, ऑलमोस्ट आप इससे फेमिलियर हो गए, लेकिन यहाँ पे आपने इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट इज लोकलाइज्ड बॉन्ड्स. लोकलाइज्ड बॉन्ड, ये बात तो अभी तक आपको क्लियर होगी कि बॉन्ड्स की अगर बात कर रहे हैं हम तो ऑब्वियसली बॉन्ड कहाँ से बनता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड बनेगा. ठीक है जी, तो अगर बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने डिस्कस करना है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को भी डिस्कस करना है. तो लोकलाइज्ड बॉन्ड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड डिस्कस किया जाता है वो कौन सा बॉन्ड है आपका, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं. ठीक है जी, तो ये अंडरलाइन मैंने की हुई है पॉइंट्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैंने पॉइंट पे राइट भी किए हुए हैं आपके लिए. तो अभी इसको वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं. लोकलाइज्ड बॉन्ड्स क्या है आपके पास, लोकलाइज्ड बॉन्ड हमारे पास क्या है कि स्पेसिफिक बॉन्ड ऑन अ स्पेसिफिक एटम, पहली बात. दूसरा हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर लॉक्ड बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि हम अगर एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जैसे देखो इथेन का मॉलिक्यूल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन कार्बन के दरमियान का बॉन्ड डिस्कस कर रही हूँ ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो मेरे पास, पहली बात कि वो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरी बात कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है, तीसरी बात कि वो लोकलाइज्ड बॉन्ड है, कि वो स्पेसिफिक बॉन्ड है कि इन्हीं दो कार्बन के दरमियान में वो बॉन्ड बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉक्ड हुए में बिटवीन टू एटम्स. ठीक है जी, तो दिस इज दी लोकलाइज्ड बॉन्ड. नेक्स्ट आपके पास है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड. तो डीलोकलाइज्ड क्या है, डी मतलब आपके पास आप लोकलिटी को रिमूव कर रहे हो. ठीक है, जो आपने ऊपर बात की कि जो लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं जो स्पेसिफाई होते हैं आपके पास दो एटम्स के दरमियान में, उस चीज को आप खत्म कर रहे हो. ठीक है, the organic compounds in which one or more bonding orbitals are spread out more than 2 nuclei. लोकलाइज में था कि दो कार्बन कार्बन एटम की अगर बात करते हैं तो हमने कहा ये बॉन्ड इसके दरमियान लोकलाइज्ड है, फिक्स्ड हुआ हुआ है. जबकि डीलोकलाइज में हम कहते हैं कि मोर देन 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में हम इस बॉन्ड को स्प्रेड आउट कर सकते हैं. अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें जो ज्यादातर आपका पॉइंट यूज होता है वो यहाँ डीलोकलाइज्ड पॉइंट होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की
डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं। और डीलोकलाइजेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन में डिस्कस करते हैं सबसे ज्यादा, और ज्यादातर पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिस्कस करते हैं। और आपको पता है कि जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आता है वहां पे मोस्टली जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो मैंने पॉइंट्स राइट किए हुए ये थोड़े आपके हिंट के लिए हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आपको अगर एकदम से पूछे व्हाट इज डीलोकलाइजेशन तो आप बता सको। डीलोकलाइजेशन जी बेंजीन में हमें नजर आती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है, और हम कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है या जो बॉन्ड है वो मोर देन 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में स्प्रेड हो सकता है। आप बेंजीन की देखिए बात करें तो ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा था ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसमें हमने कहा था अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स। अब देखिए इसका एक तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, इसमें भी अगेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा पाई बॉन्ड है ये क्या है? ये एक डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड हैं कि ये आपके पास इस पूरे स्ट्रक्चर पे मूव आउट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो दैट्स वाई जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम वैसे सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, तो जिसका मतलब ये होता है कि इसमें मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं these are delocalized, they can move out between more than 2 nuclei। ठीक है जी, तो डीलोकलाइजेशन को मोस्टली पाई इलेक्ट्रॉन के लिए स्टडी किया जाता है और लोकलाइज्ड बॉन्ड को ज्यादातर सिग्मा बॉन्ड के लिए स्टडी किया जाता है। कंजुगेटेड सिस्टम सिंपल, वही जब भी हमने पढ़ा अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स वाला, तो वही देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये आपने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है स्टेरिक इफेक्ट, इसको भी आपने पढ़ा हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस का पॉइंट आपने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में, तो वो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप और एटम्स इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर causes van der Waals repulsions and this phenomena is called as steric effect। ठीक है जी, तो स्टेरिक इफेक्ट क्या था कि एटम्स का जब मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के करीब होना। ठीक है जी, तो जैसा हम लोगों ने कहा था आपके पास जो हमने दो आपके पास इफेक्ट्स पढ़े थे, एक सिस स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक ट्रांस स्ट्रक्चर पढ़ा था। और हमने कहा था जो ट्रांस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ट्रांस एल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिस। क्यों? क्योंकि ट्रांस में हमने कहा था कि हमारे पास जो हमारी स्टेरिक इफेक्ट होता है या जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो कम होती है। ठीक है जी, तो मतलब कि वो आपके पास ट्रांस में जो आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो आपके पास एटम्स हैं, वो क्या है? एक दूसरे से फार अपार्ट प्रेजेंट है। तो दिस इज योर स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। इन इफेक्ट्स को भी आप लोग डिटेल में आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे जस्ट ये आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा है कि आपने थोड़ा बहुत उसको एक दफा गो थ्रू करना है कि अगर इससे फर्दर चैप्टर्स में आप पढ़ते हो ये वर्ड कहीं आता है तो आपको थोड़ी बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, फर्दर अगर कहीं पे आपके पास ऑनवर्ड चैप्टर में आएगा ये वर्ड तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पे आप